अच्छा जी, आप लोगों को अपनी स्क्रीन पे जी अभी क्या नज़र आ रहा है? ओके, ठीक है। अच्छा, हम लोगों ने आज इंशाल्लाह वीक 4 का लेक्चर 2 करना है, ठीक है? और उससे पहले ना मतलब आज के कंटेंट स्टार्ट करने से पहले आज हम लोगों ने इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है। 2-3 चीज़ें मैं चाहूँगी कि आपको क्लैरिफाई करूँ, और दूसरा आप लोगों ने अगर अभी तक की अपलोडेड वीडियोस देख ली हैं जो मैंने आप लोगों से कहा था, तो उसमें कुछ मसले हैं तो वो भी हम डिस्कस कर लें। जो पहली चीज़ मैं आप लोगों से पूछना चाह रही थी वो ये कि अगर हमारे पास एक सिग्नल इस तरह से लिखा हो, इसको y1n कह देते हैं, और एक सिग्नल y2n इस तरह से लिखा हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है इनकी प्लॉटिंग में या ब्रेंटली? अच्छा, जो y1n है उसकी वो कहाँ से शुरू होके कहाँ पे ख़त्म होगा? जी बिल्कुल ठीक है। किसी और का कोई और ख्याल हो? y1n जी तुरंत। हाँ, स्टेबल तो नहीं होगा वो, अभी हम स्टेबिलिटी की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है ना वो ये है कि हमें ये पता हो कि सिग्नल को देखकर हमने कैसे अंदाज़ा लगाना है कि सिग्नल की टाइम लिमिट्स क्या हैं। इसमें कहीं में भी कोई टाइम लिमिट नहीं है, तो ये सिग्नल माइनस इन्फिनिटी से शुरू होके मसलन ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू इसकी माइनस इन्फिनिटी पे होगी, इसको हेयर प्लॉट करना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ये कुछ इस तरह का सिग्नल होगा, मतलब ज़ीरो पे इसकी वैल्यू 1 होगी और फिर ये आगे छोटा होता जाएगा, इसकी यहाँ पर यानी कि n इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू 1/2 होगी और ये फिर छोटा होता जाएगा, ठीक है? तो ये इसकी जो है ना कुछ इस तरह की शक्ल सूरत होगी कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें y2n की, जिसमें इस एक्सपोनेंशियल टर्म के साथ u ऑफ n मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बिल्कुल ऐसा ही है, ये ज़ीरो पे इसका पहला सैंपल होगा जिसकी वैल्यू 1 होगी, ठीक है? और उससे पहले यहाँ पे मैं ज़ीरोज़ लगा रही हूँ ताकि हमें पता चले कि सिग्नल से पहले ज़ीरो है, और 1 पे इसकी वैल्यू 1/2 होगी, और फिर 1/4, और फिर मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो y1n का पॉजिटिव पार्ट होगा ना ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक, वो y2n होगा या y2n जैसा होगा, ठीक है? लेकिन दोनों में बहुत एक इम्पॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि इस सिग्नल में चूंकि यू ऑफ एन का एलिमेंट मौजूद है ना, तो ये सिग्नल 1 से या सॉरी 0 से शुरू होकर आगे की तरफ जाएगा। तो ये जो चीज़ है ना ये आप लोगों को पता होनी चाहिए। अच्छा, उसके अलावा जिन लोगों ने मोर और लेस सारी वीडियोस देख ली हैं, कोई उनके मसले मसाइल हों तो प्लीज़ आप मुझे बताओ, ताकि हम पुराने मसले कर हल करके फिर थोड़ा सा आगे चलें। जी बस। जी। अच्छा, आपने प्रॉबेबली ये सवाल पूछा भी था। अच्छा अब्बास, क्योंकि रूट्स अगर कॉम्प्लेक्स हो जाए ना तो उनका तरीका कोई ख़ास डिफरेंट नहीं है अगर रूल्स हमारे पास रियल हों उनसे। तो मैं ये कर सकती हूँ कि एक कॉम्प्लेक्स रूट्स का सवाल सॉल्व करके ग्रुप पे अपलोड कर दूँ, इस तरह से ठीक है? सही। अच्छा, एक मेरा बात आपसे और सवाल है कि आपने अपने अंडरग्रेड में जब एसएनएस का या डीएसपी का कोर्स पढ़ा था, तो क्या उसमें आपने डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था? अच्छा, ओके, ये आपके लिए इसका मतलब कि नई चीज़ है एक। ओके। अच्छा, क्या आप लोग हैंड रेस करके मतलब हैंड्स वाली इमोजीज बना के मुझे बता सकते हो कि डिफरेंस इक्वेशन कितने लोगों के लिए नई है, कितने लोगों ने इसको पहली बार पढ़ा है, ताकि मैं सिर्फ एक अंदाज़ा लगाना चाह रही हूँ। ओह, अच्छा, ये बहुत सारे लोग हैं। ओके।
अच्छा, ज़ीशान आलम, बिकॉज आपने भी अपना हैंड रेस किया। ज़ीशान, आप अवेलेबल हो? जी ज़ीशान। यस मैम। अच्छा ज़ीशान, आपने अभी तक प्रॉब्ली 4 वीडियोस मैंने कहीं थी देखने के लिए, वो आप सारी वीडियोस देख चुके हो? नो मैम, सारी इस तरह नहीं देखी। सारी नहीं देखी। मैं देख रहा हूँ अभी। अच्छा, हाँ। रैयान, आप सारी वीडियोस देख चुके हो? इन्वेस्टमेंट डिफरेंस इक्वेशन तक सारी देख चुका सारी हूँ। देख चुके हो। अच्छा, कोई ऐसी चीज़ जो उसमें समझ ना आई हो? तो मैम वो बस डिफरेंस इक्वेशन एक हमारे लिए एक नया कंसेप्ट है, बस मैम उसको समझने में थोड़ी सी मुश्किल हुई थी। C1 और C2 वाली जो वैल्यूज है कम्प्लेक्स रूट्स, वो जो अब्बास भाई ने मैम जो क्वेश्चन पूछा है, जी। अगर मैम आप वही अगर अपलोड कर दें वीडियो मतलब तो आपकी भी, आसानी आपका से। भी वही क्वेरी, आपकी भी वही है? यस मैम। ओके। हमज़ा लतीफ़, हमज़ा, आप प्लीज़ बता सकते हो कि आपने भी पहली बार डिफरेंस इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा है? तो अगर आपने ये सारी वीडियोस देखी हैं जो कि मैंने लिंक्स आपके साथ जो शेयर किए थे, तो क्या आपको समझ आई है कि डिफरेंस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं? हमज़ा लतीफ़। यस मैम, मैंने अभी सारी वीडियोस नहीं देखी, तो अच्छा। मैं देखूंगा, और अगर आप ये वीडियो जो अपलोड करेंगे जी। तो हो सकता है इसी से मेरा भी इशू रिजॉल्व हो जाए। तो मैं इंशाल्लाह आपसे फर्दर डिस्कस कर लूंगा अगर मुझे ठीक है। कंफर्म हो तो। अच्छा, एक तो अगर अगर आपने नोट किया हो तो कि इस वीक आप लोगों ने एक असाइनमेंट सबमिट करानी है, उसमें भी एक डिफरेंस इक्वेशन का सवाल है। वो है सवाल बहुत मुश्किल नहीं है, वो कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला सवाल नहीं है। तो अगर आप एक नहीं, आध उसमें वीक। आ जाता है कम्प्लेक्स रूट। जी, उसमें आ जाता है उसमें कम्प्लेक्स आज, रूट। अच्छा ओके ओके, मेरा हाल था कि मैंने कॉम्प्लेक्स रूट्स वाली नहीं दी। अच्छा ओके, ठीक है, मैं फिर कोशिश करके आपको कल इंशाल्लाह एक पोस्ट कर दूंगी कॉम्प्लेक्स रूट्स वाला सोल्यूशन। ओके। आप लोगों ने एक तो इस हफ्ते की असाइनमेंट सबमिट करानी है, प्लस मेरा प्लान ये था कि मैं आपसे नेक्स्ट वीक एक क्विज़ भी ले लूँ, जिसमें मतलब चैप्टर नंबर 2 और आज हम जो पढ़ेंगे उसको, उसका भी कोई छोटा सा सवाल एक आ जाएगा, मतलब चैप्टर नंबर 3 जो हम आज स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। तो इन ये मेरा हाल है वेडनेसडे को एक क्विज़ हो जाएगा, तो आप ज़रा प्लीज़ उसकी तैयारी थोड़ी सी कर लेना, चैप्टर नंबर 2 और प्लस आज जो पढ़ेंगे, ठीक है? मैं इसको भी मतलब एक मैसेज भी कर दूंगी ग्रुप पे, ताकि अगर किसी ने भी नहीं सुना तो वो सुन ले। अच्छा, कॉम्प्लेक्स रूट्स के अलावा किसी ने कोई और सवाल पूछना है? मैम, जी। मुझे ये सिचुएशन में है, हम हमेशा एक्सपोनेंशियल फंक्शन यूज करेंगे जो आपने लेमडा फाइंड किया था उसमें। जो मैंने लेमडास फाइंड किया था उसमें हम तो जी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन, मतलब हम जो लेमडास की वैल्यूज़ निकालते हैं उसको फिर रेज टू पावर n करके लिखते हैं। यस, जो हमारे पास होमोजीनियस ये सोल्यूशन आता है। हमेशा यही होता है। जी, हमेशा ऐसे ही होता है। और मैम वो एक क्वेश्चन था मूविंग एवरेज फिल्टर वाला, उसका जो सेकंड ग्राफ आपने कैसे बनाया है? जैसे देखिए वो। आउटपुट की आप बात कर रही हो? जी जी, आउटपुट की। अच्छा, अब प्रॉब्ली आपने कोई जिक्र किया था इस तरह का कि कोई एक वैल्यू ऐसी है जो कि आपकी डिफरेंट आई है? मैम मेरी n8 0 पे सही आ रही, बाकी वो थोड़ी वैल्यूज बिल्कुल सही नहीं आ रही। अच्छा, आप ऐसा कर मैम सकती हो हाँ। सॉरी अब्बास, एक मिनट। आप ऐसा कर सकती हो कि आप अपना सोल्यूशन शेयर कर लो मेरे साथ, और फिर मैं देख लूँ कि मतलब कहाँ अगर मेरे सोल्यूशन में कोई गलती है या आपने कुछ गलत कंप्यूटेशन की है, कोई 2-4 वैल्यूज़ जो है ना, फॉर्मूला लिख के ज़रा आप मुझे दिखा दो। जी जी मैम, वो मैंने लिखी है। ठीक है मैम, मैं आपको मैम ठीक है। जी अब्बास, बोलिए। मैम वो क्वेश्चन में आपने दरमियान में से वैल्यू उठाए थे, इसलिए ग्राफ सही नहीं आ रहा था। दरम्यान में मतलब से उठाई थी? पहले वैल्यू ली, एक पहले वैल्यू ली थी, और तकरीबन फिर तीसरी सैंपल पे ली थी आपने वैल्यू, तो इसलिए ग्राफ में थोड़ा डिफरेंस आ रहा था उसमें। अच्छा, मैं अपने सोल्यूशन को भी दोबारा देख लूँगी, और आप लोगों में से जिसका सोल्यूशन मेरे सोल्यूशन से डिफरेंट है, आप लोग भी प्लीज़ शेयर कर लो मेरे साथ व्हाट्सएप पे। तो मैं, अगर मेरा सोल्यूशन गलत हुआ तो फिर मैं उसको दोबारा से अपलोड कर दूँगी ठीक सोल्यूशन बना के। मैम अगर आप स्टार्ट से देखेंगे ना, तो जी। इस तरह सोल्यूशन नहीं आता जैसे आपने किया था। अच्छा ओके। ओके, मैं इसको देख लूँगी। अच्छा, मैं अब अपने पास नोट कर लूँ। एक तो आप लोगों ने मुझे जो कहा है वो है
कॉम्प्लेक्स रूट्स के साथ सॉल्यूशन, और दूसरा आप लोगों ने मुझे कहा है कि जो मूविंग एवरेज फ़िल्टर का क्वेश्चन था उसका सॉल्यूशन मैंने चेक करना है। ठीक है, मेरे मतलब दो चीज़ें मैंने चेक करनी और इंशाल्लाह आपको कल मैम तक अपडेट करना है जी। मैम ये सवाल क्वेश्चन ये है कि मैम ये जो इनफाइनाइट कन्वोल्यूशन है, हाँ जी। इसमें मैम जो ओवरलैपिंग वाला जो कंसेप्ट है मैम, हाँ मतलब जी। हमेशा हमारे पास आंसर जो है, एक जो हमारे पास एक फाइनाइट आएगा, एक हमारे पास इनफाइनाइट आएगा अकॉर्डिंग टू आवर सिग्नल्स। इसमें जो मैम ओवरलैपिंग वाला जो कंसेप्ट है मैम, वो कैसे होगा? अगर दोनों सिग्नल्स इनफाइनाइट उसके हों ड्यूरेशन के। मैम अगर एक इनफाइनाइट है ठीक है। और एक फाइनाइट है, ठीक है। उसमें तो मतलब वो तो एक एक पोर्शन इजीली जीरो हो जाएगा। लेकिन अगर दोनों इनफाइनाइट हैं तो मैम उसमें ओवरलैपिंग कैसे होगी? उसमें उसको फिर कॉन्वोल्यूशन से निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज आप उसको माइनस देखो ना, दोनों सिग्नल्स अगर इनफाइनाइट ड्यूरेशन के हैं, एक माइनस और दोनों ही फिर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक एग्जिस्ट करेंगे, तो आप कन्वोल्यूशन हमेशा हम स्टार्ट इसी तरह से करते हैं ना कि एक को हम लोगों ने ड्रैग करके पीछे बिल्कुल पीछे ले जाना होता है, तो जो कि इस केस से पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो इसमें या तो फिर हम एक एस्टिमेटेड कॉन्वोल्यूशन के थ्रू निकाल सकते हैं इसका रिजल्ट, कुछ सैम्पल्स इग्नोर करके, अदरवाइज कॉन्वोल्यूशन के थ्रू मेरा नहीं हाल कि इसको हम कैरी आउट करते भी हैं। इसके लिए ज़्यादातर या तो डिफरेंस इक्वेशन एग्जिस्ट करती है इस प्रॉब्लम के लिए, या फिर हमारे पास अभी आज जैसे हम जी ट्रांसफॉर्म शुरू करेंगे, वो भी इस्तेमाल, ये वाला टूल भी इस्तेमाल हो सकता है ऐसे सॉल्यूशंस की, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस एवेल्युएट करने के लिए जहाँ पे दोनों सिग्नल्स इन्फिनिट ड्यूरेशन के हों। ठीक। राइट मैम। जी। अच्छा, तो फिर हम जी ट्रांसफॉर्म शुरू कर दें, कोई अगर अगर आप लोगों में से किसी का कोई कोई और सवाल नहीं है तो। जी। अच्छा, ये मैंने आपको बताया था इतरत, लेकिन चलो अगर आप लोगों को थोड़ी कन्फ्यूजन है तो फिर हम इसको दोबारा देख लेते हैं। एक मैंने सिस्टम बताया था, और सिस्टम ये था कि इसकी लीनियरिटी फाइंड करनी थी। हाँ इतरत, इसकी लीनियरिटी फाइंड करनी है ना। अच्छा। अगर इस सिस्टम को अगर हम प्लॉट करना चाहें मतलब ब्लॉक डायग्राम के थ्रू, तो वो कुछ इस तरह से है कि एक्स ऑफ एन अगर इनपुट पे है, तो यहाँ पे बेसिकली एक मल्टीप्लायर है जो कि कॉज ओमेगा नॉट, मतलब जो भी इनपुट हमारे पास आ रही है ना, उसे उस सिग्नल को कॉज ओमेगा नॉट एन से मल्टीप्लाई करता है, और यहाँ पर आउटपुट निकलती है। ठीक है, अब लिनियरिटी चेक करने के लिए हमारे पास जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि हम इनपुट पे x1n दें और आउटपुट चेक करें। ठीक है, तो x1n इनपुट पे देने से हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। सिस्टम ने क्या करना है कि जो भी हमारे पास इनपुट है उसको कॉस ओमेगा नॉट एन से मल्टीप्लाई करके आउटपुट पे दे देना है। ओके, यही आउटपुट आएगी। ओके, अब हमारे पास जब इनपुट पे x2n अप्लाई होगा तब हमारे पास आउटपुट क्या आएगी। n मल्टीप्लाइड बाई x2n। ओके। अच्छा, अब हम कंबाइंड इनपुट देते हैं। ठीक है, और हम देखना चाहते हैं कि एक हम लोगों ने लेट सपोज के हम इस तरह से भी कह सकते हैं कि पहले हम लोगों ने एक कांस्टेंट सिग्नल लगाया 2 वोल्ट्स का, फिर हम लोगों ने कांस्टेंट सिग्नल लगाया 3 वोल्ट्स का। अब हम इकट्ठा करके 5 वोल्ट का एक सिग्नल लगाते हैं और फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अच्छा, इन दोनों को इकट्ठा करके देने से जो आउटपुट आएगी दैट वुड बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से आगे थोड़ा सा आप लोगों ने कंपैरिजन करना है और मुझे बताना है कि इवेंचुअली हमारा जो सिस्टम है वो लीनियर है कि नहीं।
जी बताइए। हाँ लीनियर है। अच्छा, किसी का ख्याल हो कि ये नॉन लीनियर है? अच्छा, इतना तो आपको यहाँ पे मसला क्या आया था? मैम मुझे ये मसला ये है, यहाँ तक तो मैम मुझे समझ आ गई। अच्छा, आगे मैम हमें कैसे चलेगा कि वो लीनियर है या नॉन लीनियर? वो ऐसे पता चलेगा ना कि अगर हम यूँ करेंगे कि एक तो हमारे पास ये वाई ऑफ एन आ गया ना, और ये जो हम लोगों ने जब इंडिविजुअल इनपुट अप्लाई की थी तो हमारे पास इंडिविजुअल आउटपुट थी वाई वन एन और वाई टू एन। इसके बाद हम जो अगला स्टेप है वो ये है कि हम वाई वन एन और वाई टू एन को ऐड करेंगे। ठीक है। अच्छा, इज वाई वन एन प्लस वाई टू एन इक्वल टू वाई एन? इस सवाल का क्या जवाब है? यस। मैम मेरा क्वेश्चन ये कि मैम मुझे पता कैसे चलेगा कि y वन ऑफ n cos ओमेगा n एंड y टू ऑफ n cos ओमेगा n को जब ऐड किया तो हमारे पास y ऑफ n ही आ रहा है। क्योंकि हमारे पास अगर एक हम सिर्फ हमारे पास वैल्यू इक्वेशन को मौजूद है ना, हमारे पास इक्वेशन मौजूद है इसलिए हमें पता है। कि मैम जो क्वेश्चन था cos y ऑफ n इज इक्वल टू cos x ऑफ n, अच्छा, तो जो इसके अलावा जो एक सवाल है। ये सब उससे पहले जो क्वेश्चन था उसमें ना मैंने वैल्यूज पुट की, जैसे x1 ऑफ n को 1 लिया था, x2 ऑफ n को 2 लिया, और उसके बाद मैंने सॉल्व किया तो पता चला दैट इज नॉन लीनियर ठीक है। इक्वेशंस, मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यूज से। ठीक है। तो मैम यहाँ पे हम न्यूमेरिकल वैल्यूज भी पुट करेंगे तो अच्छा, देखो, मैंने अभी आपको ना न्यूमेरिकल वैल्यूज लेकर ही अज्यूम किया है कि हम लोगों ने लेट सपोज के 2 अगर यहाँ इनपुट पे दिया, ठीक है, तो आउटपुट पे क्या निकलेगा 2 कॉस ओमेगा एन। अगर मैंने इनपुट पे 3 दिया तो आउटपुट क्या निकलेगी 3 कॉस ओमेगा एन। और अगर मैंने आउटपुट पे मतलब इनपुट इकट्ठे दे दी, लेट सपोज 5 दे दिया इनपुट पे, तो मेरे आउटपुट क्या निकली 5 कॉस ओमेगा एन। यस मैम अच्छा, cos ओमेगा नॉट n हम पे 1 और 2 भी तो पुट करेंगे, cos 1 ओमेगा नॉट cos 2 ओमेगा नॉट आंसर नहीं। ओके मैम यस मैम इसमें x1 ऑफ 0 अच्छा ओके। अगर अगर तो मैं कांस्टेंट सिग्नल ले रही हूँ ना, तो फिर तो जाहिर सी बात है कि वो कांस्टेंट रहेगा ना, वो x1 ऑफ 0 भी 1 होगा, x मतलब अगर कांस्टेंट सिग्नल है, सपोज मैं 2 कह रही हूँ, तो x1 ऑफ 0 भी 2 है, x1 ऑफ 1 भी 2 है, x1 ऑफ 2 भी 2 एंड सो ऑन। अगर कांस्टेंट सिग्नल मैंने लेना है तो वो तो कांस्टेंट ही रहेगा ना इस तरह से। ठीक है। लेकिन अच्छा, पहले ही बात है कि हम जरा इस सवाल को कंप्लीट करने के येस दिस सिस्टम इज़ लीनियर। अच्छा, जो दूसरी बात है ना, जो कि आपने एक सिस्टम की बात की, सिस्टम 2 आपका था वाई वन, जिसमें हम जो भी इनपुट पे देते हैं बेसिकली उसका कॉस्ट कंप्यूट करके आउटपुट देता है। और जैसे कि आपने बताया कि ये जो सिस्टम है दिस इज़ नॉन लीनियर, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरा अपना एक सजेशन है कि सिस्टम की हमने जब लीनियरिटी कंप्यूट करनी होती है ना, तो मैंने तो खैर अभी आपको एग्जांपल देते हुए भी कांस्टेंट वैल्यूज अज्यूम की थी। हमें बेसिकली कांस्टेंट वैल्यूज अज्यूम करनी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे आंसर हमारा गलत आ सकता है। बेहतर होता है कि हम थोड़ा सा एक जल्दी एक रैंडम सा सिग्नल ले लें, मसलन कोई इस टाइप का, जिसमें ठीक है। अब इसमें देखो ना, क्योंकि x1n के ऊपर तो कहीं ये शर्त नहीं लगी हुई कि वो n इज इक्वल टू 0 से एंड ऑनवर्ड से ही स्टार्ट होगा। वो n लेसर देन 0 पे भी उसका कोई ना कोई वैल्यू हो सकती है। तो बेहतर होता है कि सिग्नल में जनरली हम 2-3 वैल्यूज़ लें, वो तीनों वैल्यूज़ एक दूसरे से डिफरेंट हो, एंड अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफाइड। अगर हमें तो किसी ने नहीं कहा कि ये सिस्टम जो है ये कॉजल है, हमें तो कहीं से नहीं पता लग रहा, तो अगर हम उसमें थोड़ी सी नॉन कॉजल वैल्यूज़ भी ले लेंगे तो वो हमें थोड़ा बेहतर आइडिया दे देगा। तो कांस्टेंट वैल्यूज़ लेकर जनरली हमें ट्राई नहीं करना चाहिए। ठीक है। जी।
ठीक है। तो हमें सबसे वो चीज़ नहीं आ रही। एग्जाम्पल टू में वो चीज़ नहीं आ रही। मैं इसको ना इसको बता देती हूँ आपको, ताकि ये सिस्टम कुछ इस तरह से कर रहा है कि एग्जाम्पल 2 में कि जो भी हमने इनपुट दी उसका कॉस्ट कंप्यूट होके हमें आउटपुट में मिलता है, ठीक है। तो इसमें कुछ इस तरह से होगा कि अगर हम x1n इनपुट पे देंगे तो y1n क्या करेगा, कॉस्ट कंप्यूट करेगा x1n का, और अगर x2n इनपुट पे देंगे तो y2n हमारे पास आएगा x2n का कंप्यूटेड कॉस्ट, ओके। जबकि कंबाइंड इनपुट देने से हमारे पास आउटपुट, अब कॉस्ट है तो सिंपल जो भी इनपुट आई है उसका कॉस्ट कंप्यूट करना है ना इस सिस्टम ने, यस। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास इस केस में जो yn है दैट इज़ नॉट इक्वल टू y1n प्लस y2n, एंड बिकॉज इट इज़ नॉट इक्वल so that's why this system is non-linear या not linear, okay? ठीक है, अच्छा जी, वेलकम। और कोई सवाल? सुपर ये हम लोगों ने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से ही किया बेसिकली, अगर आप देखो ना। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी भी आती है, यस। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी का ये मतलब है कि अगर, हाँ जी, कि अगर हम x1n को इनपुट पे देने से अगर हमारे पास आउटपुट y1n आ रही है और हम इनपुट को एक फैक्टर a से मल्टीप्लाई कर दें तो आउटपुट शुड बी मल्टीप्लाइड बाय सेम फैक्टर। तो अगर तो ये प्रिंसिपल फॉलो हो रहा हो तो दैट सिस्टम इज़ लीनियर, और ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। और किसी भी सिस्टम के लीनियर होने के लिए होमोजेनिटी, अच्छा ये जो हम कर रहे थे ना, ये कि हम लोगों ने अलग अलग इनपुट दी और फिर इकट्ठे इनपुट दी और फिर आउटपुट को कंपेयर किया, ये बेसिकली सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी कहलाती है, ठीक है। दोनों में दोनों प्रॉपर्टीज़ होना ज़रूरी है, सुपरपोजिशन भी और होमोजेनिटी भी। एक सिस्टम जो कि इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करे वो लीनियर सिस्टम कहलाता है, ठीक है। मतलब सुपरपोजिशन को थोड़ा टेस्ट करना आसान है, तो इसलिए जनरली मैं अक्सर सुपरपोजिशन के थ्रू ही टेस्ट करा के एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन अदरवाइज जैसे हमजा ने कहा या जैसे अभी आपने बोला कि होमोजेनिटी और सुपरपोजिशन दोनों का फुलफिल होना ज़रूरी है जी। अच्छा जी, आगे चले, चैप्टर 3 शुरू करें। ओके अच्छा, हमारे पास क्योंकि टाइम थोड़ा सा कम है अब, जितना मतलब मैंने प्लान किया था, तो लेट्स सी कि हम चैप्टर 3 कितना पढ़ पाते हैं। चैप्टर 3 इज़ अबाउट जी ट्रांसफॉर्म। अच्छा, यहाँ पे सब लोग फेमिलियर हैं जी ट्रांसफॉर्म से? डीएसपी में पढ़ा था मेरा ख्याल है। एक आध स्टूडेंट ऐसा है कम से कम जिसका मुझे नाम नहीं पता, लेकिन जिसने जिक्र किया था बिल्कुल पहली क्लास में, शायद अहमद ने, यस, कि अहमद ने शायद डीएसपी नहीं पढ़ी हुई। इज़ दैट सो? जी, तो अहमद के अलावा बाकी सब लोग फेमिलियर हैं जी ट्रांसफॉर्म से। अच्छा, ओके, दैट्स गुड। अच्छा, जी ट्रांसफॉर्म शुरू करने से पहले कि मतलब करते कैसे हैं, थोड़ा सा मैं इसकी मोटिवेशन डिस्कस करना चाहूँगी कि करते क्यों हैं, हम इस टॉपिक को क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके लिए दो वजूहात हैं जिसके लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। मसलन हम लोगों ने LTI सिस्टम्स के लिए, LTI सिस्टम्स को सॉल्व करने के लिए या उसके आउटपुट को निकालने के लिए एक मेथड सीखा जिसका नाम था
कॉन्वोल्यूशन। ठीक है, मतलब इस सिस्टम का अगर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो, किसी भी एलटीआई सिस्टम का अगर हमें इम्पल्स रिस्पॉन्स पता हो, तो हम इनपुट एक्स ऑफ एन को एच ऑफ एन यानी कि इम्पल्स रिस्पॉन्स के साथ एक खास मैथमेटिकल प्रोसेस से गुजरते हुए, जिसको हम कॉन्वोल्यूशन कहते हैं, आउटपुट फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन इस मेथड में कुछ मसले थे। एक अच्छा, मसले थे क्या, कुछ याद है आप लोगों को? क्या मसले थे इसमें? अगर उनमें से एक सिग्नल या दोनों सिग्नल इन्फिनिट टाइम ड्यूरेशन के हो जाएं तो ये मैथमेटिकल प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है। फिर हम इसकी जो है ना कंप्यूटेशंस वो बाय हैंड नहीं कर सकते। ठीक है, इवन सॉफ्टवेयर के थ्रू बहुत मुश्किल हो जाता है अगर इनमें से एक या दोनों सिग्नल इन्फिनिट ड्यूरेशन के हो। उसके अलावा एक और मसला था, वो क्या था? आउटपुट नहीं देता। ये आउटपुट तो देता है ना, तभी तो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो, कंप्लीट को। मेमोरी, हाँ जी, मेमोरी का मैंने लफ्ज़ कहीं सुना है, दोबारा बोलिएगा। मेमोरी एलिमेंट्स को इग्नोर कर देते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इट कंप्लीटली इग्नोर्स, हाँ, कंप्लीटली इग्नोर्स, या फिर आई होप कि आप पढ़ सकते हो, ये मैंने इग्नोर्स लिखा है, मेमोरी। ठीक है, जैसे अगर सिस्टम में कुछ इनिशियल कंडीशंस हो ना, जैसे मैंने, अगर आपने वीडियोस में देखो तो मैंने उसको कैपेसिटर और इंडक्टर के एग्जांपल से समझाया था कि वहाँ अगर हम उन्हें किसी सर्किट से उठा के दूसरे सर्किट में लगाएं तो उस सर्किट में जो अब जो करंट फ्लो करेंगी या वोल्टेजेस डेवलप होंगी वो उस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होंगी कि उस सर्किट में एक तो वोल्टेज सोर्स या कोई करंट सोर्स लगाई हुई है ना हमने, लेकिन उसके अलावा वो कैपेसिटर और इंडक्टर क्या चार्ज अपने साथ लेके आ रहे हैं। अब आउटपुट उस पर भी डिपेंड करेगी। लेकिन अगर हम कॉन्वोल्यूशन के थ्रू आउटपुट निकालना चाहें तो हम ऑल टुगेदर इग्नोर कर देते हैं उनके स्टोर्ड चार्जेस। तो मेमोरी एलिमेंट्स एक कॉन्वोल्यूशन कंसिडर नहीं करता, मतलब उस मैथमेटिकल प्रोसेस में ये एबिलिटी नहीं है या कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है उसकी। ये तो ये मसला हमारा हल होता है डिफरेंस इक्वेशन से। ठीक है, तो इसी तरह से अच्छा, अब हम लोगों ने थोड़ा सा सीखा था क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एलटीआई सिस्टम्स को इन दोनों मेथड्स के थ्रू सॉल्व करना सीखा था। अभी जो जी ट्रांसफॉर्म है ना, ये भी हमारे लिए एलटीआई सिस्टम्स की आउटपुट को डिटरमिन करता है। ठीक है, डिटरमिन्स आउटपुट फॉर एलटीआई सिस्टम्स विद ईज। आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह से डिफरेंस इक्वेशन ने मसले हल किए थे कॉन्वोल्यूशन के और थोड़ा सा इजी मेथड था, तो जब हम जी ट्रांसफॉर्म के थ्रू एलटीआई सिस्टम्स को सॉल्व करने लगेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये भी एक बहुत आसान मेथड है, इसमें भी कॉन्वोल्यूशन वाले मसले नहीं हैं। ठीक है, और उसके अलावा हम लोगों ने जैसे सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में देखा था कि ये सिस्टम की कॉजेलिटी हमें कैसे पता चलती है या सिस्टम की स्टेबिलिटी हमें कैसे पता चलती है। तो उसके लिए हमें थोड़ा मैथ्स करना पड़ता है, या कॉजेलिटी फाइंड आउट करने के लिए तो मैथ्स नहीं करना पड़ता, लेकिन हमें उसकी फिर डिफरेंस इक्वेशन को देखना पड़ता है। लेकिन स्टेबिलिटी फाइंड आउट करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि क्या हम एम एक्स और एम वाई के दरमियान कोई रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, या फिर अगर उसका इम्पल्स रिस्पॉन्स हमारे पास अवेलेबल है तो हमें उसके सारे के सारे कोफिशेंट्स ऐड अप करके देखना पड़ता है कि क्या वो इन्फिनिटी से कम है, मतलब हमें थोड़ा मैथ्स करना पड़ता है। लेकिन जी ट्रांसफॉर्म ऐसी टेक्निक है कि जिसमें हमें एट अ ग्लांस, क्योंकि इसमें हमारे पास एक पिक्टोरियल व्यू अवेलेबल होता है, एक ग्राफिकल व्यू अवेलेबल होता है, तो हम उसके थ्रू बगैर कुछ सॉल्व किए सिर्फ देख कर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिस्टम कॉजल है या नहीं, स्टेबल है या नहीं। ठीक है, तो इसमें आउटपुट डिटरमिन करने के अलावा वो भी इजीली आउटपुट डिटरमिन के अलावा इसमें इसकी और बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं जिसमें हम बहुत सारे मैथ से ये कंप्यूटेशन से बच जाते हैं और हम देखते ही सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स या उसकी यानी कि उसकी स्टेबिलिटी या उसकी कॉजेलिटी, इन सब चीज़ों का अंदाज़ा लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये तो उसका हो गया एक फ़ायदा। और दूसरा उसका फ़ायदा ये है कि अच्छा, उसके लिए मुझे थोड़ा सा ना आपको ये बताना पड़ेगा कि मसलन
आप लोगों ने फेजर फॉर्म के बारे में सुना है कि फेजर फॉर्म क्या होती है? फेजर रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, आप लोगों ने ओके उससे पहले रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन तो ज़रूर सुना होगा ना, या रेक्टेंगुलर फॉर्म जिसमें हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स प्लस जे वाई से, और अगर हमने उसे रिप्रेजेंट करना हो पोलर फॉर्म से तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं आर एंगल थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो फेजर फॉर्म बेसिकली पोलर फॉर्म को ही यूज़ करते हुए एक फॉर्म बनाई गई है जिसमें इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होती है, और फेजर फॉर्म यूजुअली इस्तेमाल होता है साइनसॉइड्स के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर हार्डवेयर सर्किट है जिसमें एक साइन इनपुट पे हम एक ऐसा सिग्नल देते हैं जिसमें एक ही फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो अब उस सिस्टम के हर इंडिविजुअल कंपोनेंट से वो एक ही फ्रीक्वेंसी ट्रेवल करेगी ना। ठीक है, मैंने आपको शायद इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है कि एलटीआई सिस्टम्स को हम जब इनपुट पे कोई भी साइनसॉइडल कंपोनेंट देते हैं तो उसके आउटपुट पे हमेशा साइनसॉइडल कंपोनेंट ही हम उसी फ्रीक्वेंसी का साइनसॉइडल कंपोनेंट हमें मिलता है, सिर्फ उसका चेंज ज़्यादा से ज़्यादा उसका एम्पलीट्यूड या उसका फेज़ होता है। ठीक है, मतलब अगर इनपुट साइनसॉइड का एम्पलीट्यूड आर एक्स था तो आउटपुट का आर वाई हो जाएगा, इनपुट का फेज़ अगर थीटा एक्स था तो आउटपुट का थीटा वाई हो जाएगा, लेकिन उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम रहेगी। तो फ्रीक्वेंसी चूँकि अगर सेम रहती तो फिर उसको हम यूजुअली बार बार नहीं लिखते, हम मतलब हमें फिर अगर इनपुट पे हमारे पास साइन ओमेगा टी प्लस थीटा एक्स है इनपुट, और आउटपुट पे अगर हमारे पास आर वाई साइन ओमेगा टी प्लस थीटा वाई है, तो ये एक बहुत अननेसेसरीली लॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है क्योंकि इसमें साइन ओमेगा टी बिल्कुल रिडंडेंट है। तो उसकी जगह हम प्रेफर करेंगे कि हम इसको आर थीटा एक्स और इसी तरह से वाई एन को आर वाई ई रेज़ टू पावर जे थीटा वाई इस तरह से रिप्रेजेंट करें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट जो रहना है तो फ्रीक्वेंसी का तो जिक्र करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली ये फेजर फॉर्म्स कहलाती हैं। अच्छा, अब इस सारी तमहीद का मतलब ये है जो मैं बताना चाह रही थी आपको कि कुछ ऑपरेशंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि रेक्टेंगुलर फॉर्म में हमारे लिए करना आसान होता है, कुछ ऑपरेशंस हमारे पास ऐसे होते हैं जो कि पोलर फॉर्म में हमारे पास करना आसान होता है। ठीक है, तो हम अपनी आसानी के मुताबिक मसलन अगर हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है दो फेजेस फॉर्म की, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, तो हमारे लिए आसान है कि हम उसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। अगर हम लोगों ने कोई एडिशन करनी है तो हमारे लिए आसान है कि हम उसको रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करें। इसी तरह से हम अपनी सहूलत के मुताबिक साइनोसॉइड्स को फेजर फॉर्म में भी कन्वर्ट करके मुख्तलिफ ऑपरेशंस करते हैं। तो जो जी ट्रांसफॉर्म है ना वो इसी तरह से एक टूल है। ठीक है, एक टूल है जो कि हमारे लिए बहुत सारे मैथमेटिकल प्रोसेसेस आसान कर देता है। जिस तरह से हम अपने बहुत सारे कंप्यूटेशंस आसान करते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में जाने के लिए, उस तरह से जब हम ये एक टूल है जिसमें हम जब इनपुट पे लेट सपोज के एक्स ऑफ एन देते हैं तो हमें आउटपुट पे एक सिग्नल एक्स ऑफ जी मिलता है। ठीक है, ये एक सिस्टम नहीं है, बेसिकली एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिसको हम जब हम फीड इन करेंगे एक्स ऑफ एन तो हमें आउटपुट पे जो सिग्नल मिलेगा उसको हम एक्स ऑफ जी का नाम देते हैं, बिकॉज दिस इज जी ट्रांसफॉर्म ना। तो उस एक्स ऑफ जी में कन्वर्ट कर देने से सिग्नल को हमारे लिए बहुत सारी कंप्यूटेशंस आसान हो जाती हैं। ठीक है, तो ये उसकी मोटिवेशन है, ये वो दो वजूहात हैं कि जिनकी वजह से हम जी ट्रांसफॉर्म को सीखना चाहते हैं ताकि हम एलटीआई सिस्टम्स को इजीली सॉल्व कर सकें उनकी आउटपुट्स को, और प्लस हमारे बहुत सारे कंप्यूटेशंस जो हैं वो आसान हो जाते हैं अगर हमारे पास सिग्नल जी ट्रांसफॉर्म डोमेन में अवेलेबल हो। अच्छा जी, अब यहाँ से आगे चलते हैं, और इसका मैंने आपसे कहा कि ये एक मैथमेटिकल टूल है बेसिकली जो कि इनपुट पे एक्स ऑफ एन लेता है तो आउटपुट पे एक्स ऑफ जी लेता है। तो ये एक्स ऑफ जी और एक्स ऑफ एन के दरमियान रिलेशनशिप क्या है, बीच में जो फॉर्मूला है वो क्या फॉर्मूला है कि जिससे हम एक्स ऑफ एन से एक्स ऑफ जी में ट्रांसफॉर्मेशन हम कर पाते हैं। अच्छा जी, लेट सपोज कि हमारी इनपुट है (n) और हमारे पास
जो कॉन्वोल्यूशन का एक्सप्रेशन था, हमें ज़्यादातर हमारी इक्वेशंस कॉन्वोल्यूशन के एक्सप्रेशन से शुरू होती हैं, वो हम लोगों ने कुछ डिफ़ाइन किया था इस तरह अपनी आउटपुट को कंप्यूट करने के लिए। ठीक है, इसमें डिलेड सिग्नल कोई भी हो सकता है, लेकिन हम एक पर्टिकुलर फॉर्मूला कंप्यूट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोगों ने इनपुट को डिलेड सिग्नल कंसिडर किया है। अच्छा, इनपुट हम लोगों ने ये वाली अज्यूम की हुई है, तो अगर हम इसमें प्लग इन करें अपने इनपुट को, तो ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ओके, अब चूंकि ये जो समेशन है ये के पे डिपेंडेंट है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। अच्छा, आई एम होपफुल कि जिन लोगों ने इसको पहले देखा हुआ उनके लिए ये चीज़ नई नहीं होगी। अच्छा, अब ये वाली जो समेशन है ना, जिसमें एच ऑफ के मल्टीप्लाई हो रहा है जी ऑफ माइनस के साथ, और समेशन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, इस एक्सप्रेशन का एक ख़ास नाम है और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एच ऑफ जी से, और इसका नाम हमने रखा है ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक है, इसका नाम ट्रांसफ़र फंक्शन है और इसको डिनोट करते हैं एच ऑफ जी से। अच्छा, अब देखो इवेंचुअली हुआ क्या है कि आउटपुट हमें दो सिग्नल्स के प्रोडक्ट से मिल रही है। वो आउटपुट जो कि पहले हमें बहुत सारे कोफिशिएंट्स, मतलब हम सिग्नल को डिले करके फिर जितने भी ओवरलैप्ड सैम्पल्स होते थे उनको मल्टीप्लाई करके उनको एड अप करते थे, फिर सिग्नल में एक और सैम्पल का डिले किया, फिर उसको एच ऑफ के से मल्टीप्लाई किया, फिर सारे सैम्पल्स को एड अप किया, तो हमारे पास एक वैल्यू निकली। ठीक है, तो हम ये मतलब ये इन्फिनिट कंप्यूटेशंस हैं। लेकिन अगर हमारे पास इनपुट जेड ऑफ एन की फॉर्म में हो, तो हम लोगों ने इसको सिंपल एच ऑफ जी, एक नंबर या एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, अगर हम क्योंकि ये मतलब इनपुट के साथ सिंपल उसको अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आउटपुट मिल गई। तो हमें ये देख के पता चल रहा है कि अगर इनपुट हमारे पास इस फॉर्म में हो, तो हमारे जो कॉन्वोल्यूशन का प्रोसीजर है वो रिड्यूस होके एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, हमें दो चीज़ें देखने की ज़रूरत है। पहली चीज़ तो ये कि अगर ऑन द फर्स्ट प्लेस इनपुट जी ऑफ एन के बराबर नहीं है, तो फिर तो हमें इसका फ़ायदा ही नहीं हुआ ना, क्योंकि अगर इनपुट को हम लोगों ने जी ऑफ एन अज्यूम किया था तो हमारे पास आउटपुट इतने आसान फॉर्म में मिली थी हमें। तो इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट जी ऑफ एन नहीं है तो आउटपुट इतनी आसान नहीं मिलेगी हमें। ठीक है, सवाल समझ आया आपको मेरा? जी, मैंने इस कंप्यूटेशन के स्टार्ट में इनपुट को जी ऑफ एन अज्यूम किया था, और फिर मैंने कॉन्वोल्यूशन वाले एक्सप्रेशन में ये इनपुट को जी ऑफ एन डाला, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि अगर मेरी इनपुट जी ऑफ एन के बराबर हो, जी रेज़्ड टू पावर एन, तो मुझे आउटपुट सिंपल एक मल्टीप्लिकेशन प्रोसीजर के थ्रू मिल जाती है। ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये है कि अगर इनपुट जी ऑफ एन नहीं होगी, तो सॉरी जी रेज़्ड टू पावर एन नहीं होगी, तब तो मुझे ये आसानी मुझे नहीं मिल सकती। यस मैम। अच्छा, तो इसका मतलब है कि मेरे पास इसका भी कोई हल होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं कि मेरी हर इनपुट जो है वो जी रेज़्ड टू पावर एन हो, मतलब मुझे तो कोई किसी और इनपुट को भी देना पड़ सकता है LTI सिस्टम्स के उसमें इनपुट पे। तो फिर उस वक्त मैं क्या सोल्यूशन निकालूं? अच्छा, उसका सोल्यूशन ये है कि फिर मेरे पास जो मेरी इनपुट है ना, वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है जी ऑफ एन के बेतहाशा मल्टीपल्स में, और उसका तरीका ये है कि मैं इनपुट को मल्टीप्लाई करूं जी ऑफ माइनस के से, और इस चीज़ को की समेशन लूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, अब जो मेरे पास इनपुट निकलेगी बेसिकली वो होगी एक्स ऑफ जी, और अगर आप इस फॉर्मूले को थोड़ा गौर से देखो तो मैंने इस फॉर्मूले के थ्रू किया ये है कि इनपुट को, यानी कि एक्स ऑफ एन को, विच वाज नॉट इन द फॉर्म ऑफ जी रेज़्ड टू पावर एन, ठीक है, यहाँ पर मेरी इनपुट इज़ नॉट इन द फॉर्म ऑफ जी रेज़्ड टू पावर एन, लेकिन
मैंने उसको z⁻n की बहुत सारी समेशंस में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो मेरे पास ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला था, दिस इज़ स्टिल एप्लीकेबल। उसमें बस थोड़ा सा चेंज ही आएगा कि अब आउटपुट मुझे y ऑफ n की फॉर्म में नहीं मिलेगी, अब आउटपुट मुझे y ऑफ z की फॉर्म मिलेगी। क्यों? क्योंकि मेरी इनपुट अब x ऑफ n की समेशंस में अवेलेबल है मुझे, लेकिन वो जो मैथमेटिकल ऑपरेशन था ना, सॉरी मल्टीप्लाइंग ऑपरेशन था, वो स्टिल इंटैक्ट है। तो डिड्यूस मैंने ये किया कि अगर तो मेरी इनपुट z⁻n की फॉर्म में अवेलेबल है, तो अब मुझे कॉन्वोल्यूशन का कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं। मैं सिंपल अपनी इनपुट को अगर h ऑफ z से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे आउटपुट y ऑफ n की फॉर्म में मिल जाएगी। लेकिन अगर मेरी इनपुट z⁻n नहीं है, तो मैं इस इनपुट को z⁻n के इन्फिनिट मल्टीपल्स में ट्रांसफॉर्म कर सकती हूँ। उस इन्फिनिट मल्टीपल्स का जो नाम होगा वो x ऑफ z होगा। मेरी आउटपुट अभी भी एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से मुझे मिल जाएगी, लेकिन अब वो टाइम डोमेन में मुझे नहीं मिलेगी, अब वो अब वो ट्रांसफॉर्म डोमेन में मुझे मिलेगी। यहाँ से ऑनवर्ड मुझे एक स्टेप और करना पड़ेगा, मुझे कुछ इन्वर्स z लगाना पड़ेगा ताकि मुझे y ऑफ n मिले। ठीक हो गया? हाँ जी अहमद, आपको ये बात समझ आई है? अच्छा, ओके। तो मैंने आपसे कहा था कि एक तो हमें ये समझने की ज़रूरत थी कि z ट्रांसफॉर्म की वजह से एक्चुअली हमें फ़ायदा क्या हुआ है। z ट्रांसफॉर्म की वजह से तो हमारी मैथमेटिकल कंप्यूटेशन आसान हो गई है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि ये जो z ऑफ n था, इसमें व्हाट वाज या इज़ स्पेशल अबाउट इट, इसमें इस ऐसी स्पेशल बात क्या थी कि हम लोगों ने उसको जब इनपुट पे दिया तो वो बेसिकली उसने इतना अफेक्ट नहीं किया सिस्टम को, वो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर के साथ आउटपुट पे दोबारा से अपीयर हो गई। ठीक है ना? अगर लेट सपोज कि एच ऑफ जी इसमें सिर्फ एक सिंपल एक नंबर है, कोई भी मतलब कोई भी एक इंटेग्रल नंबर है या कोई रियल नंबर है, ठीक है, तो इनपुट तो वापस बेसिकली आउटपुट पे अपीयर हो रही है उस नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके। तो इस जी ऑफ एन में ऐसी स्पेशल बात क्या है? मैथ्स में अभी तक आइगन फंक्शंस पढ़े? नहीं पढ़े? अच्छा, किसी को आइडिया है आइगन फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, दिस इज़ वेरी क्या डिफरिंग ओपिनियन कि एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि हम लोगों ने मैथ्स में पढ़े हैं आइगन फंक्शंस, और एक स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं पढ़े। अच्छा, ओके, आप अभी जो मैथ्स का कोर्स पढ़ रहे हो प्रॉब्ली आप उसमें भी आइगन फंक्शंस पढ़ो, लेकिन किसी को पता है कि आइगन फंक्शंस क्या होते हैं? जी रिमशा, आप कुछ बताना चाह रही हो? किसी को पता है आइगन फंक्शंस क्या होते हैं? अच्छा, किसी को ये पता है कि आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? जी बुशरा, आपको पता है आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं? आइगन वेक्टर्स और आइगन फंक्शंस बेसिकली जो है वो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो है वो हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आइगन वेक्टर्स का थोड़ा सा बताओ अगर कुछ जहन में है तो। नहीं मैम, एग्जैक्ट डेफिनेशन मुझे भी उसकी जो है आइगन वेक्टर्स की भी माइंड में नहीं है, ओके, क्रिएट नहीं किया हुआ। इट्स ओके। अच्छा जी सिकंदर, आपको कुछ आइगन वेक्टर्स याद हैं क्या होते हैं?
से के अंदर? अच्छा ओके। अच्छा फिर मैं परहैप्स इससे ज़्यादा आगे जो है ना पूछने की ज़रूरत नहीं। अच्छा वेक्टर्स तो सारों को पता है ना कि क्या होते हैं? यस मैम। ठीक है ना। अगर हम 2 डायमेंशंस की बात करें तो 2 डायमेंशंस का मतलब ये होगा कि हमारे पास x और y मतलब एक वेक्टर v है जिसमें 2 वैल्यूज़ हैं। लेट्स सपोज अगर हम 1 और 2 की बात करते हैं तो इसकी जो है ना डायरेक्शन वो कुछ इस तरह से इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। ठीक है ना। ये मतलब वेक्टर हम सारों को पता है कि क्या होता है, हम लोगों ने बचपन से पढ़े हुए हैं। और अगर हम 3 डायमेंशंस की बात करें तो जाहिर सी की बात है कि इसमें 3 एंट्रीज हो जाएंगी। अच्छा अब क्या ये भी आप सारों को पता है कि अगर मैं किसी वेक्टर को एक स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करूं तो मुझे आउटपुट पे भी एक वेक्टर मिलेगा। ये बात सारों को पता है? यस मैम। ओके। यस मैम। अच्छा लेकिन अगर अच्छा क्योंकि ये क्वेश्चन हम सारों को होना है, इसमें v और v2 ये दोनों वेक्टर्स हैं। ठीक है, और m इट मस्ट बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा लेकिन v1 को अगर मैं किसी m से मल्टीप्लाई करती हूँ सच दैट कि मुझे आउटपुट पे एक ऐसा वेक्टर मिलता है जिसको मैं मतलब मुझे वही वेक्टर बेसिकली आउटपुट में मिल जाता है किसी भी मल्टीप्लाई फैक्टर से मल्टीप्लाई होने के बाद। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है ना। तो तब अब ये वेक्टर एक स्पेशल वेक्टर है जो कि इस जब मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो बेसिकली मुझे आउटपुट पे वही वेक्टर दोबारा मिल गया। लेकिन ये हो सकता है कि उसमें उसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स हैं वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू से मल्टीप्लाई होके मतलब इंक्रीज हो गए हों या रिड्यूस हो गए हों। ठीक है, मतलब के कुछ भी हो सकता है और के ज़रूरी नहीं कि इंटेग्रल नंबर ही हो। इट मस्ट हाउएवर बी अ रियल नंबर। रियल नंबर का मतलब ये है कि ये 0 भी हो सकता है, ये 1.1 भी हो सकता है, ये -9.3 भी हो सकता है। ठीक है, इट मस्ट बी अ रियल नंबर। लेकिन हुआ यूँ है कि v1 को हम लोगों ने जब एक मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई किया तो हमें वापस v1 मिला। अब देयर इज़ समथिंग स्पेशल अबाउट v1। ये जब v1 किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई होकर हमें वापस मिलता तो इस तरह के v1 को हम आइगन वेक्टर कहते हैं और इस k को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके अब इसी को हम थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं। जब हम LTI सिस्टम्स की इनपुट पे कुछ ऐसे फंक्शंस दें, ठीक है, जो कि आउटपुट पे बिल्कुल उसी तरह से अपीयर हो जाएं। अपार्ट फ्रॉम सम लिटिल चेंज। ठीक है, सम चेंज का मतलब ये है ये जब v1 भी m से मल्टीप्लाई हुआ तो ये बेसिकली हमें इसने v1 ही दिया लेकिन ये किसी वैल्यू k से मल्टीप्लाई हुआ था। ठीक है, इस तरह से LTI सिस्टम्स की इनपुट पे हम फंक्शंस दें तो वो आउटपुट पे जब बिल्कुल उसी तरह से अपीयर हो जाएं विद सम लिटिल चेंज तो इस तरह के फंक्शंस को हम आइगन फंक्शंस कहते हैं। अब LTI सिस्टम्स के लिए आइगन फंक्शंस क्या हैं? कॉस वेव्स, साइन वेव्स, आप मुझसे किसने अपना माइक म्यूट नहीं किया? अच्छा जी, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। ठीक है, अब ये जो z⁻n है इसको भी फिलहाल मैं यहाँ पे लिख रही हूँ लेकिन लेटर ऑन विल सी के बेसिकली z ऑफ n और e⁻j⁻ एंड दे आर सेम थिंग्स। ठीक है, लेकिन अभी हम फिलहाल इस चीज़ का जिक्र नहीं कर रहे। तो LTI फंक्शंस के लिए ये जो सारे के सारे फंक्शंस हैं ये बेसिकली आइगन फंक्शंस हैं। इनमें से कोई भी फंक्शन आप LTI सिस्टम के इनपुट पे दो तो वो आउटपुट पे अपीयर होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, विद सम लिटिल चेंज। वो जो लिटिल चेंज है ना यानी कि वो उसका h ऑफ z है, यानी कि h ऑफ z बेसिकली प्लेज द रोल ऑफ आइगन वैल्यू। जो यहाँ पर k जो रोल प्ले करता है ना कि v1 बेसिकली हमें वापस मिल रहा है लेकिन किसी फैक्टर k से मल्टीप्लाई होके ये k जो है ना आइगन वैल्यू कहलाती है। इसी तरह से LTI सिस्टम के केस में भी जब इनपुट आउटपुट पे अपीयर तो होती है लेकिन किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई होके, और वो जो फैक्टर है वो बेसिकली ट्रांसफर फंक्शन होता है।
और जो ट्रांसफ़र फंक्शन है वो किसी भी अल्टरनेट सिस्टम के लिए आइगन वैल्यू का काम देता है। ठीक है, तो जी ऑफ एन में जो मैंने सवाल एक पुटअप किया था कि व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट जी ऑफ एन दैट इट हैज़ स्टार्टेड अपीयरिंग एट आउटपुट एज वेल। हम लोगों ने इसको इनपुट पे दिया लेकिन ये आउटपुट पे भी हमें अवेलेबल हो गया एच ऑफ जी से मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो जी ऑफ एन बेसिकली एक आइगन फंक्शन है, दैट्स वाई उसको अगर हम इनपुट पे देंगे तो इट विल ऑलवेज कम एट आउटपुट। कॉज वेव इनपुट पे देंगे तो कॉज वेव विल ऑलवेज कम एट आउटपुट, लेकिन उसका एम्पलीट्यूड और उसका फेज चेंज हो सकता है। कितना चेंज होगा इनपुट, मतलब इनपुट अगर आर एक्स एम्पलीट्यूड के साथ ही आउटपुट आर वाई होगी। आर वाई इज इट ग्रेटर देन आर एक्स, इज इट लेसर देन आर एक्स, हाउ मच लेस हाउ मच ग्रेट, ये एच ऑफ जी डिसाइड करेगा। ठीक है, अच्छा तो z ऑफ n में स्पेशल बात ये है कि वो एक आइगन फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट स्टार्टेड अपीयरिंग एट आउटपुट। अच्छा, अब एक और इसमें चीज़ देखने की ज़रूरत है कि हम लोगों ने यहाँ पे कहीं यहाँ पे देखा था कि x ऑफ n को बेसिकली हम किसी मैथमेटिकल फंक्शन के थ्रू x ऑफ z में ट्रांसफॉर्म करते हैं। अच्छा, अब थोड़ी सी डोमेन देखने की ज़रूरत है कि x ऑफ n है ना, वो एक सिंगल डायमेंशन में डेवलप्ड है। सिंगल डायमेंशन में कि मैंने उसका मतलब ये है कि हमारे पास कुछ सैम्पल्स डेवलप्ड होते हैं। लेट्स सपोज ये n है, इसको n+1 कह देते हैं। ये n+2 है, ये n+3 पे है एंड सो ऑन। ठीक है, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि बेसिकली ये जो टाइम डोमेन है ना हमारे पास, या एन डोमेन, ये एक सिंगल डोमेन है जिसमें हमारे पास सिर्फ जो एम्पलीट्यूड की वेरिएशन है वो एक सिंगल एक्सिस के ऊपर या डोमेन के ऊपर या फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, विच इज़ एन। तो एन की पर्टिकुलर वैल्यू के ऊपर हमें एक पर्टिकुलर एम्पलीट्यूड मिल जाता है एंड दैट्स इट। तो ये जो पूरे का पूरा सिग्नल है, यानी कि जहाँ एन जहाँ से भी शुरू होकर जहाँ पे भी ख़त्म हो रहा है, वो हमें बेसिकली एक्स ऑफ एन की इन्फॉर्मेशन दे देता है। अब जब हम इसको जी ट्रांसफॉर्म अप्लाई करके जी डोमेन में लेके जाते हैं, तो जी डोमेन एक बेसिकली 2 डायमेंशनल डोमेन है। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स डोमेन है, तो बेसिकली इसकी कुछ रियल और इमेजिनरी वैल्यूज़ से मिलकर ये डोमेन बनेगी, और उस रियल और इमेजिनरी वैल्यू के ऊपर फिर हमें बेसिकली एक एम्पलीट्यूड मिलेगा विच वी कॉल एक्स ऑफ z। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली कुछ कोई रीजन होगा, ठीक है, जहाँ पर जिसमें ये सिग्नल ट्रांसफॉर्म हमें होके मिलेगा। ठीक है, अच्छा अब इसमें जो 2-3 बातें समझने वाली है ना, वो ये है कि ऐसा नहीं होगा कि ये जो n+1 पे सैंपल है, ये सैंपल जो यहाँ पे n+1 के ऊपर है, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट में ट्रांसफॉर्म हो जाए, ऐसा नहीं होता। या n+3 का जो सैंपल है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट में जाके मैप हो जाए, दिस इज़ नॉट द केस। ये जो पूरे का पूरा सिग्नल है ये इस पूरे के पूरे रीजन में जाके मैप होता है। ठीक है, इसमें ना इंडिविजुअल पॉइंट की यहाँ पे कोई वैल्यू है, ना इंडिविजुअल पॉइंट की यहाँ पे कोई वैल्यू है। यहाँ पर लेकिन अगर यहाँ पे कोई एक वैल्यू चेंज होती है तो उसका इफेक्ट सारी सी बात है यहाँ पर होगा। ठीक है, लेकिन एक पॉइंट की मैपिंग नहीं होती। अच्छा, तो इसमें जो 2 बातें हम लोगों ने अभी तक सीखी वो ये कि जब एक्स ऑफ एन जनरली एक सिंगल डायमेंशनल सिग्नल होता है, ठीक है, जिसकी अभी हम फिलहाल बात कर रहे हैं, जो वो सिंगल डायमेंशन जो है यहाँ पर वो एन है, और उसको हम जब ट्रांसफॉर्म करते हैं जी डोमेन में, तो बेसिकली जी डोमेन एक 2 डायमेंशनल सिग्नल हमें उससे मिलता है। ठीक है, जिसमें रियल और इमेजिनरी पार्ट शामिल है और उनके ऊपर हमें कोई एम्पलीट्यूड मिलेगा विच वी विल कॉल एक्स ऑफ जी। अच्छा, अब एन डोमेन जनरली एक बना बनाया सिग्नल है। ठीक है, मतलब ये हमें सिग्नल कहीं से किसी प्रोसेस के थ्रू आउटपुट पे हमें मिला है, या हम लोगों ने कहीं से रिकॉर्ड किया है, इसके ऊपर हमारा बहुत होल्ड नहीं होता। लेकिन एक्स ऑफ जी चूँकि एक ऐसा प्रोसेस है कि मतलब इसका जो मैथ्स है वो तो बेसिकली हम लोगों ने डेवलप किया है ना, जिस मैथ्स के बाद हमें एक्स ऑफ जी मिला है। तो हम एक्स ऑफ जी से ये चाहते हैं, या वो सारे के सारे पॉइंट्स हम अपने मतलब जो जब ट्रांसफॉर्म होने के बाद एक्स ऑफ जी के सिर्फ हम वो वाले पॉइंट्स, या जी के सिर्फ वो वाले पॉइंट्स एक्वायर करते हैं कि जहाँ पे एक्स ऑफ जी फिनिट हो।
ओके हम z के सिर्फ उन पॉइंट्स में इंटरेस्टेड होते हैं जहाँ पे x ऑफ z फिनिट हो, बिकॉज x ऑफ z इज़ इन आवर हैंड्स। हम ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये बेसिकली हम एक तो फिजिकली ट्रांसफॉर्म नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ एक मैथमेटिकल प्रोसेस है। तो इस मैथमेटिकल प्रोसेस के नतीजे में हम कोई इन्फिनिट वैल्यू का सिग्नल तो नहीं चाहेंगे। अगर हमें इन्फिनिट वैल्यू का सिग्नल पर मिल गया तो उसको अगर आपने हैंडल कैसे करना है, उसकी तो आगे से किसी भी किस्म की कोई मैथमेटिकल प्रोसेसिंग हो ही नहीं सकती, ना इंटीग्रेशन ना डिफ्रेंसिएशन ना डिवीजन ना कुछ भी नहीं, ठीक है ना। तो हम एक्स ऑफ जी बिकॉज ये चूँकि हमारे हाथ में है, हम इसको फिजिकली ट्रांसफॉर्म तो कर नहीं रहे होते, तो इसलिए हम सिर्फ जी के वो वाले पॉइंट्स कंसिडर करते हैं जहाँ पर एक्स ऑफ जी फिनिट रहे। ये बात क्लियर है? ओके, थैंक यू फॉर रिप्लाइंग रयान। अच्छा, अब जी डोमेन के वो सारे के सारे पॉइंट्स जहाँ पर x ऑफ यानी कि z के वो पॉइंट्स जिसमें जो हम x ऑफ z के मैथमेटिकल फॉर्मूले में से प्लग इन करेंगे और x ऑफ z 0 हो जाएगा, उन सारे पॉइंट्स को हम कहेंगे ज़ीरोस, और z की वो तमाम वैल्यूज़ जहाँ पर x ऑफ z इन्फिनिट हो जाता है हम उन वैल्यूज़ को कहेंगे होल, और हम इन वैल्यूज़ में इंटरेस्टेड नहीं होते। हम उनको हैंडल कैसे करते हैं वो आई लेट यू नो, ठीक है। हम लेकिन जनरली सिर्फ उस रीजन में इंटरेस्टेड होते हैं या उस रीजन को कंसिडर करते हैं जहाँ पर एक्स ऑफ जी फिनिट रहे। अच्छा, और वो जो रीजन होता है ना जहाँ पे एक्स ऑफ जी फिनिट होता है उसको हम कहते हैं रीजन ऑफ कन्वर्जेंस या फिर ROC। और रीजन हर मतलब जब हम लोगों ने एक्स ऑफ एन को बेसिकली एक्स ऑफ जी में ट्रांसफॉर्म करना है तो एक्स ऑफ जी भी तो एक किसी मैथमेटिकल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाएगा ना। तो हर ट्रांसफॉर्म के फॉर्मूले के साथ ROC का मेंशन होना ज़रूरी होता है। वो भी हम आगे देखेंगे कि ROC का मेंशन होना ज़रूरी क्यों है। अच्छा, अगर हमारे पास एक सिंपल फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल है, इस तरह का, यहाँ पे मैं प्लॉट बल्कि कर लेती हूँ। यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 है, यहाँ पर इसकी वैल्यू 3 है 0 के ऊपर, और यहाँ पर इसकी वैल्यू -1.5 है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड की वैल्यूज़ को हम कर देते हैं सर्कल, और हम इस सिग्नल को यानी कि एक्स ऑफ एन है, इसको हम इसका हम जी ट्रांसफॉर्म देखना चाह रहे हैं कि वो कैसा होगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन को मल्टीप्लाई करेंगे 0 - के साथ, समेशन लेंगे n इज इक्वल टू -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एंड दैट वुड बी इक्वल टू एक्स ऑफ जी, ठीक है। ये तो उसका फॉर्मूला है, लेकिन अगर आप इवेंचुअली देखो तो बेसिकली n यहाँ पर -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो वेरी कर ही नहीं रहा, n तो सिर्फ वेरी कर रहा है -1 से लेकर 1 तक, ठीक है। तो समेशन मॉडिफाई हो गई -1 to 1, ये हमारे पास आ गया x ऑफ n और ये हमारे पास आ गया z ऑफ z⁻n। और ये सिंपल जो है ना ये इसकी वजह से -n की वजह से इसकी पावर हो जाएगी 1, x ऑफ 0 ये हो जाएगा 0 प्लस x ऑफ 1 z⁻⁻1, ठीक है। और इसको फिर हम लिख सकते हैं 2 z⁻1 प्लस 3, इसको z⁻0 को तो हम लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, और -1.5 z⁻1, ठीक है। ये इसका एक सिंपल सा जी ट्रांसफॉर्म आ जाएगा। अच्छा, अज्यूमिंग कि सिर्फ अहमद को इसमें शायद ट्रबल हो रही हो, बाकियों के लिए तो ये होपफुली आसान होगा और कोई नई चीज़ नहीं होगी इसमें। इज दैट सो? ओके, और अहमद को समझ आ रहा है? ठीक है। अच्छा अहमद, अभी चीज़ें जो है ना मैं खासा ज़्यादा सिंप्लीफाई करके और बड़ी डिटेल से समझा रही हूँ,
सो दैट कि सब लोग थोड़ा सा ट्रैक पे चढ़ जाएं। ये चीज़ें इवेंचुअली थोड़ी सी हम पेस भी इसका फास्ट करेंगे और थोड़ी सी चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड भी होती जाएंगी। तो प्लीज़ आप इसको ना बिल्कुल ये सोच के कि आसान सी चीज़ है, इसको छोड़ना नहीं है। ओके। ठीक। अच्छा, और ये मैसेज सारों के लिए, अहमद तो है बेसिकली डीएससी पहली दफ़ा पढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी लोग जो पहले पढ़ चुके हैं वो भी ज़रा साथ साथ पढ़ते रहे। अच्छा जी, हमारे पास एक फिनिट ड्यूरेशन का सिग्नल है जिसमें ये 0 से लेकर हमारे पास m तक कांस्टेंट वैल्यू सिग्नल्स हैं। ठीक है, इसको हम कोई भी एम्पलीट्यूड a कह देते हैं। तो टोटल हमारे पास हो गए m+1 सैम्पल्स। तो इस तरह की, अच्छा ये मैंने स्पेशली इसलिए एग्जांपल करा रही हूँ ताकि एक फार्मूला है जो कि हम बेसिकली काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल करते हैं और हम चाहेंगे कि उसको अभी भी दोबारा देख लें। वो किसी शायद वीडियो में भी आप लोगों ने थोड़ा देखा हो उसको। अच्छा, समटाइम्स आई यूज़ k, समटाइम्स आई यूज़ n, तो दैट मेक्स नो डिफरेंस। ठीक है, ये एक ही जैसे वेरिएबल्स हैं। अच्छा, अब इसमें भी सिग्नल बेसिकली माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो जा नहीं रहा, सिग्नल जा रहा है 0 से m और x ऑफ k रिमेन्स कांस्टेंट a, और यहाँ पे हमारे पास आ गया z⁻⁻k। अब ये जो हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्मूला है इसको बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब इसकी समेशन के लिए यहाँ बस एक फॉर्मूला अवेलेबल है विच इज़ हाँ जी, ये इस फॉर्मूले से नोन हो आप लोग, ये पता है कि कैसे लिखा है मैंने? यस ओके, यस मैम। ठीक है, गुड इनफ। और इसके लिए ज़रूरी सिर्फ ये है कि जो z⁻⁻1 है इट शुड नॉट बी, मतलब इट शुड नॉट बी इक्वल टू 1, मतलब इट कैन नॉट बी -1, इट कैन नॉट बी 1। मैम ये वैसे ही है जैसे आपने फाइनाइट कन्वोल्यूशन में कराया था। मैंने कौन से फंक्शन में करवाया था? मैम वो एक वीडियो थी ना आपने जो अपलोड हाँ की जी, थी उस, फाइनाइट कन्वोल्यूशन। जी उसमें वीडियो में ज़रूर होगा। बेसिकली जो ये वाला फॉर्मूला है ना जिसमें समेशन 0 से m तक जा रही होती है, यहाँ पे 0 से मतलब -0 से इन्फिनिटी की जा रही होती है, तो ये दो समेशन है जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पे गलत लिखा है, इट शुड नॉट बी एक्चुअली 1। अच्छा ओके, अब हमारे पास टाइम कितना है? 7:20। ओके, चलो हम एक हम और कर लेते हैं सवाल, और यहाँ पे थोड़ा सा ROC का भी जिक्र आ जाएगा। अच्छा जी, एक हमारे पास एक इन्फिनिट ड्यूरेशन सिग्नल है जिसकी इक्वेशन है हमारे पास ये सिग्नल 0 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाएगा। हम लोगों ने इसका z ट्रांसफॉर्म कंप्यूट करना है, तो लिमिट्स मैं यहीं पे चेंज कर देती हूँ। सर्कल नहीं बनेगा? क्या नहीं बनेगा? यानी सर्कल नहीं बनता ये स्टेटिस्टिक्स सीरीज है और अच्छा, अभी हम बेसिकली इसका ये देखने लगे हैं क्या बनेगा। आप इस एग्जांपल की बात कर रहे हो या पुरानी एग्जांपल की? जैसे मिसल एग्जांपल। अच्छा, ये हमने अभी देखना है, तो इसलिए हम अभी जिसे कहते हैं ना सरप्राइज, वो नहीं, क्या कहते हैं, हाँ, स्पॉइलर नहीं अभी हम देंगे स्टार्ट में। अच्छा जी, कि यहाँ पे वेरी कर रहा है 0 से इन्फिनिटी, और एक्सप्रेशन है a ऑफ एन। अब हमें u ऑफ एन लिखने की ज़रूरत है क्योंकि u ऑफ एन हम लोगों ने लिमिट्स में रिफ्लेक्ट कर दिया। इस u ऑफ एन के होने की वजह से लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी से जा रही हैं, अदरवाइज ये -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जाती है, तो u एन अब हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अच्छा, इधर k होना चाहिए, a⁻k और z⁻−k, और इसको हम मज़ीद लिख सकते हैं a/z⁻k। अच्छा, अब ये जो
इक्वेशन है ना जिस यहाँ समेशन जिसमें 0 से इन्फिनिटी तक समेशन हो रही हो और मतलब एक पर्टिकुलर वैल्यू की पावर में के हो। अच्छा मैंने शायद आपको बताया था कि अगर तो a रेज़ टू पावर z 1 से ग्रेटर है तो ये समेशन ऑफ कोर्स मतलब 1 से ग्रेटर होने का मतलब लेट्स सपोज अगर आप इसे 2 ले लो तो 2 रेज़ टू पावर 1 प्लस 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 2 रेज़ टू पावर 3 एंड सो ऑन, ये समेशन वैसे ही इन्फिनिटी हो जाएगी। ठीक है, फिर तो हमें यहाँ से आगे एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर a रेज़ टू पावर z, अच्छा इसको हम पूरा कर लेते हैं, इफ़ a अपॉन z इज़ ग्रेटर देन 1 तो हमारे पास जो समेशन है वो अप्रोच करती है इन्फिनिटी को। लेकिन अगर a अपॉन z इज़ लेसर देन 1 तो हमारे पास जो समेशन है ना उसका आंसर आ जाता है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a अपॉन z। ठीक है, तो अज्यूमिंग कि हमारे पास a अपॉन z इज़ लेसर देन 1 तो x ऑफ z हमें मिल जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस a अपॉन z या z डिवाइडेड बाय z माइनस a। अच्छा, अब इस फॉर्मूले तक पहुंचने के लिए और ये इंश्योर करने के लिए कि ये हमारे पास जो समेशन है वो इन्फिनिटी ना हो, हम लोगों ने एक शर्त लगाई, ये वाली शर्त। ठीक है, अब यानी कि अभी जो ये शर्त है ना बेसिकली ये जी डोमेन के वो पॉइंट्स या वो रीजन डिफाइन करेगी कि जिसके ऊपर यानी कि जिस रीजन में हमने एक्स ऑफ जी को डील करना है, उसके अलावा कोई भी पॉइंट्स होंगे तो उनके साथ हम डील नहीं करेंगे। अच्छा जी, वो पॉइंट्स क्या हैं? कि ए ये आ गया और इसी से हम आगे लिख सकते हैं कि z मस्ट बी ग्रेटर देन a। अच्छा, अब ये चूंकि मॉड है ना तो मॉड का मतलब ये है कि अब मैं इसमें एक्स ऑफ जी प्लॉट नहीं कर रही बिकॉज एक्स ऑफ जी मुझे पता है कि मैंने लेना ही वही है जो जहाँ पे एक्स ऑफ जी फिनिट होगा। तो ये सिर्फ जी मतलब एक्स ऑफ जी मेरा बेसिकली इस तरह से मैं उसको जिस तरह मेरा जो मेरी मार्कर की डायरेक्शन है एक्स ऑफ जी की वो डायरेक्शन होगी, लेकिन उसको मुझे इस वक्त कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज मुझे पता है कि मैंने उसको फिनिटी लेना है। तो ये मेरे पास आ गया रियल ऑफ जी, ये मेरे पास आ गया इमेजिनरी ऑफ जी। और अपनी आसानी के लिए अगर इसको मैं a कहूँ, इसको माइनस a, इसको माइनस जे ए और इसको जे ए, तो अच्छा इनके इंटरमीडिएट जैसे यहाँ पे भी जो भी पॉइंट्स हैं उन्हें बेसिकली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो a रहेगा। तो मेरे पास ये एक, प्लीज़ डोंट माइंड माई ड्राइंग, ये मेरे पास एक इस तरह का एक रीजन बन जाता है और जिस रीजन में मैं इंटरेस्टेड हूँ वो इसके बाहर वाला है। बिकॉज इस सर्कल के बाहर, इस सर्कल का रेडियस a है, इस सर्कल के बाहर z वुड बी ग्रेटर देन a, और अगर z की वैल्यू a से ग्रेटर होगी तो ये समेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकेगी। किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। अगर z की वैल्यू a से बड़ी नहीं है तो इस समेशन को हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो दैट्स वाई शर्त ये लगी कि हम लोगों ने अगर हमारे पास ये सिग्नल होगा x ऑफ n में तो x ऑफ z इसके बराबर होगा, लेकिन साथ रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ये लिखा जाएगा और इस्तेमाल भी किया जाएगा। मैम एक क्वेश्चन जी मैम, ये इन कंडीशंस की वजह से जो आपने ऊपर कंडीशंस लिखी हैं मैम, इनसे ये सर्कल कैसे बनाना? इन कंडीशंस की वजह से ये सर्कल कैसे बना है? अच्छा अच्छा इसमें जब मैं जी का मॉड ले रही हूँ उसका मतलब ये है कि मैं जी का मैग्नीट्यूड देख रही हूँ, ये बात समझ आती है? ठीक है, तो जब जी का मैग्नीट्यूड मैं देख रही हूँ ना तो फिर मुझे जी मतलब यहाँ पर जो मैंने प्लॉट बेसिकली किया हुआ है या जो आज जो डोमेन है, डोमेन कह लो या जो भी कह लो, वो जी की रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो जब जी का मॉड की बात हो रही ना उसका मतलब ये है कि मैं उसको पोलर फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे अगर इसे पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसका मतलब है कि ये
वेक्टर या ये वेक्टर यहाँ पे उसका मैग्नीट्यूड ए होगा, लेकिन उसका एंगल जो भी होगा ना मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इसी तरह से यहाँ पर भी इसका मैग्नीट्यूड ए होगा, लेकिन उसका जो भी उसका एंगल बनता है वो जो भी होगा मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि ये इन्फिनिट वेक्टर्स हैं जो कि इस तरह से मूव करते जाएंगे और ये इवेंचुअली एक सर्कुलर रीजन बनेगा। उसके 4 पॉइंट्स तो मेरे लिए आइडेंटिफाई करना आसान है, बिकॉज ए यहाँ पर मेरे पास ए की न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है ना, तो 4 पॉइंट्स यानी कि रियल एक्सिस पे ए और माइनस ए और इमेजिनरी एक्सिस पे माइनस जे ए और जे ए। लेकिन जब मेरे पास ए की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी तब मैं आपको ये इंटरमीडिएट पॉइंट्स भी बता सकूँगी। लेकिन इस इक्वेशन से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करूँ तो बेसिकली ये वेक्टर्स बनते जाएंगे जो कि ऐसे रोटेट होते जाएंगे। ठीक है, और ये पूरे का पूरा इवेंचुअली एक सर्कुलर रीजन बन जाएगा। ठीक है, अच्छा, चूँकि हमारे पास अभी टाइम कम है ना, तो हम लोग बेसिकली यहाँ से आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, लेकिन हम लोगों ने इस आज के लेक्चर को ख़त्म इस पॉइंट पे किया कि हमारे पास एक इन्फिनिट ड्यूरेशन कॉजल सिग्नल था जिसका हम लोगों ने ट्रांसफॉर्म निकालना सीखा और उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना सीखा इस कंडीशन के ऊपर कि बेसिकली वो जो समेशन थी या समेशन वापस आई वो किस कंडीशन के ऊपर कन्वर्ज होगी, तो उस कंडीशन के थ्रू ही हम रीजन ऑफ कन्वर्जेंस की इक्वेशन एज वेल एज ड्राइंग निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम जब इंशाल्लाह अगला लेक्चर करेंगे ना तो वो हम एक बेसिकली एंटी कॉजल सिग्नल से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और फिर वहाँ से आगे हम उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना सीखेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि हम ये ज़रूरी क्यों होता है कि हम किसी भी ट्रांसफॉर्म मतलब यानी कि एक्स ऑफ जी के साथ या किसी भी जी ट्रांसफॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सिग्नल को उसका रीजन ऑफ कन्वर्जेंस हम क्यों स्पेसिफाई करें। ठीक है, इस चीज़ का जवाब हम इंशाल्लाह अगले लेक्चर के स्टार्ट में लेंगे। अच्छा, अब आपके पास या मेरे पास एक्चुअली इतना टाइम नहीं है कि मैं आपसे कोई मसला पूछ सकूं, तो क्योंकि बिकॉज इट्स 7:30 और आप लोगों ने अगली क्लास में जाना है, तो होपफुली कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। नहीं आई तो प्लीज़ ड्रॉप व्हाट्सएप मैसेजेस या फिर ईमेल्स और फिर मैं आप लोगों को उसका जवाब इंशाल्लाह मंडे से पहले दे दूँगी। ठीक हो गया? चलिए, थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़। और इंशाल्लाह अगले वेडनेसडे को आप लोगों का क्विज़ भी होगा, आप लोग टाइमली सबमिशन कर देना असाइनमेंट की ताकि फिर मिस आउट ना हो जाए। ओके, अल्लाह हाफिज़। और ये आज का लेक्चर इंशाल्लाह मैं इसको यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूँगी। नहीं, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।